जय गणपति की। जय गणपति की सर। चलिए, प्रश्न शास्त्र जितना बेसिक था हमारा, वो बेसिक हम पिछली क्लास तक कर चुके हैं, है ना। मैंने बताया था कि हम 2-3 क्लास तक जो भी बेसिक है, जिसमें राशियों के गुणधर्म, राशियों का व्यवहार, और ख़ास तौर पर धातु, मूल और जीव, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जिसका उपयोग इसमें प्रश्नशास्त्र में किस तरह से होगा। तो अब इसके आगे हम चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर एक एक भाव को देखते हुए कुछ ऐसे बुक में कुछ योग दिए हुए हैं कि किस तरह के योगों से हम किस तरह के प्रश्नों को हल करें, कि प्रश्न का प्रकार किस शेयर करता हूं। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। चलिए, तो आज लग्नेश और कार्येश की बात की जाएगी। लग्नेश, जैसा कि नाम है, हम समझते हैं लग्नेश मतलब जो लग्न का मालिक है उसको हम लग्नेश कहते हैं। लग्न का जो भी लग्न है उसका जो ग्रह है, जैसे मान लीजिए सिंह लग्न है तो सूर्य हो गया, तो लग्नेश और कार्येश। क्योंकि जब कभी भी बात आती है प्रश्न कुंडली में, तो कार्येश सबसे पहले देखा जाता है। कार्येश का मतलब जिस भाव से संबंधित प्रश्न है, उस भाव का मालिक वो कार्येश हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को ताजिक में भी सीख चुके हैं। जब हमने ताजिक में योग पढ़े थे, तब वहाँ पर हमने लग्नेश और कार्येश का उसी तरह से लग्नेश और कार्येश यहाँ प्रश्न कुंडली में उपयोग किए जाते हैं। तो एक सूत्र है कि लग्नेश कारभाव में और कार्येश लग्न में हो, मतलब जिस भाव से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है उस भाव में चला जाए, और कार्येश जो है लग्न में आ जाए, तो ये पहला योग है। मान लीजिए ऐसी कंडीशन बन जाए। फिर लग्नेश लग्न में और कार्येश कारभाव में हो, दूसरी कंडीशन क्या है कि लग्नेश लग्न में रहे और कार्येश कारभाव में हो, तो द्वितीय योग बन जाएगा। तीसरी कंडीशन, लग्नेश और कार्येश लग्न में ही हो, तो तीसरा योग बन जाएगा। और लग्नेश और कार्येश दोनों कारभाव में हो, तो चौथा योग बन जाएगा। मतलब इस तरह से 4 योग बन सकते हैं कि लग्नेश आ जाए कारभाव में, दूसरा लग्नेश लग्न में और कार्येश कारभाव में, तीसरा लग्नेश कार्येश दोनों लग्न में, और अगला लग्नेश कार्येश दोनों कारभाव में। इन चारों योगों में परस्पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो कार्य सिद्धि जानना चाहिए, और चंद्रमा अगर मित्र राशि में आदि में हो तो अधिक शुभ होता है। मतलब इस तरह का अगर योग बन जाए किसी प्रश्न कुंडली में, और साथ ही चंद्रमा की दृष्टि आ जाए, तो कार्य हम कह सकते हैं कि जो भी प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न से संबंधित कार्य सिद्ध होगा। वो प्रश्न से संबंधित जो कार्य होना है वो हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 प्रकार के राजयोगों का वर्णन किया गया है, यह पाराशर की संबंध चतुष्टय और उसके आधार पर राजयोग की परिकल्पना से लिया गया है।
तो ये जो 4 संबंध हैं, उनमें 4 संबंध में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? दृष्टि संबंध, स्थान संबंध, मतलब अगर जो संबंध की बात करते हैं तो या तो दृष्टि संबंध बनेगा, या स्थान संबंध बनेगा, युति संबंध बनेगा, और एकांतर संबंध बनेगा। यहाँ पर जो है एक संबंध को छोड़कर, एकांतर संबंध को छोड़कर शेष 3 संबंधों को लिया गया है। अब जो 4 ऊपर वाले जो योग बताए हैं, इसमें जो 2 योग हैं वो स्थान संबंध के आधार पर हैं, और अंतिम 2 योग युति संबंध के आधार पर बनते हैं। और यहाँ पर विशेष बात यही है कि इन योग कारक ग्रहों पर चंद्रमा की दृष्टि अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार जो 4 योग बने, वो पहला योग अगर देखा जाए तो वही है प्रथम योग, लग्नेश कारभाव में, कार्येश लग्न में, और इनमें से किसी पर चंद्रमा की दृष्टि, इनमें से किसी एक पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए। दूसरा योग था लग्नेश लग्न में, कार्येश कारभाव में, और इनमें से किसी पर चंद्रमा की दृष्टि। तीसरा था लग्नेश और कार्येश दोनों लग्न में और चंद्रमा की दृष्टि। और चौथा था लग्नेश कार्येश दोनों कारभाव में और चंद्रमा की दृष्टि। क्योंकि यहाँ पर कार्य सिद्धि का जो बीज है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा का यहाँ विशेष महत्व है। इसी कारण से इन योगों में चंद्रमा की दृष्टि को बताया गया है। और अगर ये अपनी उच्च राशि स्वराशि में बलवान होकर हो तो योग के शुभ प्रभाव में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। इसको समझने के लिए हमारे सामने, आपके सामने एक कुंडली दिख रही है कि हम इसको किस तरह से देखेंगे। मान लीजिए किसी ने सिंह लग्न में अपने भाग्य से संबंधित प्रश्न किया, तो इस कुंडली में लग्नेश सूर्य, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है, कार्य भाव यानी कि भाग्य भाव में, देखिए लग्नेश सूर्य कहाँ आ गया है? ये कार्य भाव में, क्योंकि भाग्य से संबंधित प्रश्न है। तो भाग्य हमारा कौन सा भाव है? नवम। तो यह कार्य भाव में सूर्य बैठा है और उच्च राशि में स्थित है, और कार्येश मंगल लग्न में स्थित है। मतलब लग्नेश चला गया कार्य भाव में, कार्येश चला गया लग्न में, और लग्नेश सूर्य पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है। यहाँ पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है लग्नेश पर, सूर्य पर। तो यहाँ पर जो पहला योग है वो पूर्ण रूप से बनता है। अतः कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संबंधित ने प्रश्न किया अपने भाग्य से संबंधित, उसकी भाग्य वृद्धि अवश्य होगी। जैसे किसी व्यक्ति ने अन्य मीन लग्न में मकान से संबंधित प्रश्न किया, तो उस समय उसकी कुंडली ये बन गई मीन लग्न की। अब यहाँ पर लग्नेश जो कि बृहस्पति है वो लग्न में ही बैठा है, और कार्येश बुध, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मकान संबंधी है तो चतुर्थेश लेंगे हम, तो कार्येश बुध चतुर्थ में ही स्थित है, और बुध पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है साथ ही। इसलिए यहाँ पर द्वितीय योग पूरा पूरा घट रहा है। परिणामतः एक सज्जन ने परिणामतः जो प्रश्न किया गया है कि मकान होगा या नहीं होगा, उसके आधार पर यहाँ हम पॉजिटिव उत्तर देंगे कि आपके जो है मकान के लेने के या बनने के पूरे योग बन रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? हेलो सर, एक बार और समझा दीजिए, मैं थोड़ा लेट आई थी तो मैं नहीं समझ पाई। आरती जी बोल रही हैं? जी सर। गुरु आप कल क्लास में, कल भी नहीं आई थी शायद क्लास में? जी सर, कल बेटे का बर्थडे था तो अरेंजमेंट में लगी थी, खाना बनाने में। बहुत बहुत अच्छी बात, बधाई हो। थैंक यू सर। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं जब हम प्रश्न कुंडली जब देखते हैं तो कुछ योग हैं यहाँ पर, उन योगों के आधार पर हम कुंडली देखेंगे किस तरह के योग काम करते हैं। एक योग दिया हुआ है लग्नेश और कार्येश, तो आप समझती हैं ना? जी सर। तो पहला योग यह है कि अगर लग्नेश कार भाव में हो, मतलब जब
जो कार्यभाव का मतलब हो गया जिस व्यक्ति ने जिससे संबंधित प्रश्न किया है उसका भाव। तो लग्नेश अगर कार्यभाव में हो और कार्येश लग्न में हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत, लग्नेश चला जाए कार्यभाव में और कार्येश चला जाए लग्न में, तो पहला योग ये बन गया। दूसरा, अगर लग्नेश लग्न में हो और कार्येश कार्यभाव, मतलब जो जहां है वहीं हो, लग्नेश लग्न में बैठा हो, कार्येश कार्य में बैठा, कार्यभाव में बैठा हो, तो दूसरा योग ये बन गया। तीसरा है लग्नेश और कार्येश दोनों लग्न में हो, तो तीसरा योग बन गया। और चौथा है लग्नेश और कार्येश दोनों कार्यभाव में हो, तो चौथा योग बन गया। तो यहाँ पर ये 4 योग बन रहे हैं। इन 4 योग में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा की दृष्टि होना चाहिए किसी एक पर। तो चंद्रमा की दृष्टि होगी तो कार्य सिद्धि का योग बनेगा। और अगर चंद्रमा मित्र राशि में है, स्वराशि में है, तो हम और ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं कि और ज़्यादा, मतलब मान लीजिए पहले 60% योग बन रहा है और चंद्रमा और अच्छा है, तो हम इसको 80% कह सकते हैं। तो ये 4 योग हैं और ये 4 योगों को ही दोबारा यहाँ बताया गया है कि किस तरह से ये 4 योग हैं। उनमें पहले को दिया ही है, लग्नेश कार्यभाव में कार्येश लग्न में चंद्रमा की दृष्टि। द्वितीय दिया है लग्नेश लग्न में कार्येश कार्यभाव में चंद्रमा की दृष्टि। तीसरा लग्नेश कार्येश दोनों लग्न में चंद्रमा की दृष्टि। और चौथा दिया है लग्नेश कार्येश दोनों कार्यभाव में और चंद्रमा की दृष्टि। तो यहाँ पर चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब ये कुंडली से समझाया गया है। पहली कुंडली है, जैसे मान लीजिए ये प्रथम कुंडली है जिसमें कि किसी ने सिंह लग्न में अपने भाग्य से संबंधित प्रश्न किया है कि मेरा भाग्य कैसा होगा या मेरा कैसा समय चल रहा है। तो ये भाग्य को हम जानते हैं कि हम नवम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर कार्येश कौन हो गया? नवम भाव। लग्नेश तो लग्न है ही। अब लग्नेश यहाँ पर सूर्य है और कार्येश यहाँ पर मंगल है, जैसा कि कुंडली में दिख रहा है। सिंह लग्नी की कुंडली है, तो लग्नेश यहाँ पर सूर्य है, कार्येश यहाँ पर मंगल है। अब हमने देखा कि देखिए लग्नेश सूर्य यहाँ पर कार्यभाव में बैठा है, ये बैठा है, और भाग्येश मंगल लग्न में बैठा है। तो पहला वाला योग लग गया जो हमने भी पढ़ा था कि लग्नेश अगर कार्यभाव में हो और कार्येश अगर लग्न में हो और साथ ही इन दोनों में से किसी पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा की दृष्टि ये इस पर कार्येश पर पड़ रही है, कार्यभाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से पहला वाला योग पूर्ण रूप में बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी भाग वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार से एक दूसरी कुंडली है। इस कुंडली में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया अपने मकान से संबंधित कि मेरा मकान होगा या नहीं होगा, है। तो मकान से संबंधित प्रश्न किया है तो हम इसको चतुर्थेश देखेंगे, क्योंकि चौथा भाव मकान आदि के सुख के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर लग्नेश कौन है? बृहस्पति। और कार्येश मतलब चतुर्थेश कौन है? बुध। तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति वहीं लग्न में बैठा है और चतुर्थेश बुध वहीं चतुर्थ स्थान में बैठा है। तो जो दूसरा योग था कि दृष्टि पड़ रही है, ये देखिए चंद्रमा की दृष्टियां पड़ रही है, तो किसी एक पर पड़ जाए, तो यहाँ पर द्वितीय योग जो है वो पूरा पूरा घट रहा है। तो परिणाम हम कह सकते हैं कि आपके मकान के बहुत अच्छे योग हैं, मकान लेने के या मकान बनने के। क्लियर है? जी सर। यहाँ गुरुदेव चंद्रमा की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है गुरुजी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि ताजिक योग के हिसाब से लगानी है हमें दृष्टि, क्योंकि गुरुजी बुध तो चतुर्थ भाव में, तो चंद्रमा की दृष्टि कैसे पड़ रही है? अरे एक मिनट रुकिए, एक सेकंड देखिए। एक यहाँ बैठा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 या तो भाव चेंज है। इस वाली कुंडली में नहीं पड़ रही, पहली वाली में तो पड़ रही है, देखिए। हाँ, पहली में पड़ रही है गुरुजी जी। इसमें तो चंद्रमा नीच राशि के हो रहे हैं बल्कि। हाँ हाँ, इसमें चंद्रमा की दृष्टि, इसमें गलत किताब में गलत छपा है। सही देखा आपने, इसमें दृष्टि नहीं पड़ रही। मान के चलिए अगर हम एक उदाहरण रूप में देखते हैं, तो अगर दूसरा योग अगर चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पर बैठा हो, एक उदाहरण के तौर पर चंद्रमा यहाँ बैठा हो दशम में, तो सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी।
और आप जो बात कर रही थी ताजिक की, मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल जब हम सिंपल ये देखते दृष्टि हैं, थी। हाँ जी। हाँ, तब हम पाराशर की दृष्टि लगाते हैं, और जब इसमें ताजिक के योग लगाएंगे जब, है ना, कि कार्य कब अच्छा, नहीं होगा। वो गुरु जी आपने बोला ना, इसलिए वो 8 आ रहा था, इसलिए मैंने कहा पूछ लूं जी। नहीं जी, आपने सही किया, वो सही बताया, इसमें गलत थोड़ा मिसप्रिंट है। चंद्रमा हो सकता है उस समय यहाँ पर दशम भाव में होगा। तो ताजिक दृष्टि हम कब देखेंगे? जब मान लीजिए हमको ये देखना है कि काम कब होगा, कितने समय में होगा, और ज़्यादा अच्छी स्थिति देखना है, तो हम वहाँ पर शाल और श्राप योग वगैरह जब लगाएंगे, तब उसमें ताजिक दृष्टि का उपयोग करेंगे। दृष्टि यहाँ पर पाराशरी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक तृतीय योग इसने बताया कैसे लगेगा। मान लीजिए किसी सज्जन ने वृष लग्न में ये प्रश्न किया है, और जो प्रश्न पूछा है उसने अपने कन्या के विवाह की चिंता से युक्त व्यक्ति ने, तो सॉरी, ये तो अगली कुंडली है, इस वृष लग्न में अपने पंचमेश से संबंधित, संतान से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर लग्नेश शुक्र जो कि लग्न में बैठा है, और पंचमेश बुध वो भी लग्न में बैठा है, यानी कि लग्नेश भी लग्न में है और कार्येश भी लग्न में है। तो जो तीसरा योग था, और यहाँ पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है, तो जो तीसरा योग था वो योग यहाँ पर पूर्ण तरह लग रहा है। और किसी ने जो प्रश्न किया था संतान हो सकती है नहीं हो सकती, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर संतान होने के पूर्ण योग हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरा योग पूरी तरह लग रहा है। लग्नेश लग्न में, कार्येश भी लग्न में, और चंद्रमा की दृष्टि। इसी प्रकार से चौथे योग को लिए कुंडली दी है कि मान लीजिए किसी ने कन्या के विवाह की चिंता से युक्त व्यक्ति ने मेष लग्न में प्रश्न किया है, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल और कार्येश शुक्र, लग्नेश मंगल और कार्येश शुक्र दोनों सप्तम स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर इसने खुद गलत ये बता रहा है, क्योंकि ये कुंडली में बोल तो रहा है सप्तम में बैठे हैं, लेकिन शुक्र यहाँ बैठा है तृतीय स्थान में, और शुक्र जबकि यहाँ होना चाहिए। मतलब तभी ये योग लगेगा, क्योंकि पहले वाले योग में तो हमने देखा कि लग्नेश और कार्येश दोनों कहाँ पर आ गए? लग्न में। और जो अगला योग था वो योग था कि लग्नेश और कार्येश दोनों आ जाएं कार भाव में। तो यहाँ पर आप मान के चलिए जो मिसप्रिंट है, यहाँ शुक्र होगा यहाँ पर स्व राशि में, तुला राशि में, सप्तम स्थान में। तो लग्नेश और ऐसा तो नहीं ना गोया इसमें मंगल की आठवीं दृष्टि ले ली हो शुक्र के साथ में, दोनों युति हो ये कही हो? नहीं, मंगल की दृष्टि तो लेना ही नहीं है ना, केवल चंद्रमा की दृष्टि लेना है, केवल चंद्रमा की दृष्टि का योग है बस। इसमें ये मिसप्रिंट है कि शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में गलत बैठा है। शुक्र यहाँ सप्तम में ही बैठा है, क्योंकि यहाँ लग्नेश मंगल और कार्येश सप्तम, शुक्र दोनों सप्तम स्थान में बैठे हैं। ऐसा लिख भी रहा हो, होगा भी यही योग कि लग्नेश और कार्येश दोनों सप्तम में हों, मतलब कार्येश भाव में हों। तो यहाँ पर कार्येश भाव कौन सा है? सप्तम, क्योंकि विवाह की चिंता है। तो लग्नेश और कार्येश दोनों सप्तम में हैं, और इन पर मित्र राशि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है। अतः अच्छे परिवार में शोक वर के साथ शीघ्र विवाह होगा, ऐसा फलादेश करना चाहिए। और इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अगर चंद्रमा की दृष्टि के बिना यदि किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो कोई अन्य प्रयोजन उत्पन्न होता है। मतलब कोई काम तो होगा शुभ, लेकिन वो जो संबंधित प्रश्न पूछ रहा है उसके अलावा कोई काम हो सकता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जो प्रश्न किया है बिल्कुल वही काम नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई शुभ कार्य संबंधित क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी समय प्रश्न कुंडली में लग्नेश और कार्य के स्थान संबंध हो, और किंतु उन पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं होकर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो प्रश्नकर्ता के मन में जिस कार्य का विचार है उसकी सिद्धि ना होकर किसी अन्य कार्य की सिद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर वृष लग्न में संतति संबंधी प्रश्न पूछने के समय की कुंडली सामने दी गई है। यहाँ पर लग्नेश शुक्र और कार्येश पंचमेश
कार्येश पंचमेश हो गया, बुध दोनों साथ साथ लग्न में स्थित हैं, इस पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं होकर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है यहां से। तो अतः इस स्थिति में कहना चाहिए कि प्रश्नकर्ता को शीघ्र संतति लाभ नहीं होगा, किंतु यहाँ इस कुंडली में बुध धनेश भी है, अतः उसे अचानक किसी नई योजना के द्वारा धन लाभ अवश्य होगा। मतलब जो व्यक्ति के मन में प्रश्न आया था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस प्रश्न कुंडली में सबसे ज्यादा योग चंद्रमा का ही होता है, और चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में जो प्रश्न आया और जो पूछा उसने, तो उसमें चंद्रमा का रोल हमको देखना है। अगर चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर एक योग बन रहा था कि लग्नेश और कार्येश दोनों लग्न में बैठे हैं, लेकिन जो कार्येश है वो जिस भाव का और दूसरे भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित कोई अच्छी समाचार या कोई अच्छा कार्य उस संबंधित का हो सकता है, जातक का हो सकता है। तो यहाँ पर बुध जो है धनेश भी है, क्योंकि द्वितीय स्थान का कार्य, द्वितीय स्थान का जहाँ पर मिथुन राशि का यहाँ पर बुध मालिक है, तो धनेश होने के कारण उसे कह सकते हैं हम कि अचानक किसी नई योजना के द्वारा धन लाभ अवश्य होगा, क्योंकि प्रश्नकर्ता के प्रश्न कुंडली पूछते समय एक योग यहाँ पर घटित हुआ है। तो यहाँ पर ये 4 योग हैं जो बहुत बलवान और राजयोग प्रसिद्ध योग हैं, और इन पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और योग सामान्य रीति से फल कहा गया है। ठीक है, तो ये सर अगर लग्नेश, हाँ बताइए, लग्नेश और कार्येश के साथ ही अगर चंद्रमा बैठे हो तो भी वही योग बनेगा? हाँ, मतलब दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन युति संबंध वहां पर है, चंद्रमा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो योग बनेगा। जी सर। हाँ जी बिल्कुल बनेगा। और सर अगर सिर्फ भाव पे दृष्टि हो, सिर्फ भाव पे दृष्टि हो जाए, हाँ भाव पर भी पड़ जाए तब भी मतलब बस चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट हो जाना चाहिए दोनों ग्रहों से और दोनों भावों से। देखिए इसमें दिया है ना, अभी आप देखिए, ये लिखा है, देखिए प्रथम योग लग्नेश कार भाव में और कार्येश लग्न भाव में हो, इनमें से किसी पर चंद्रमा की दृष्टि हो, है ना। तो ये तो यहाँ तो लिखा है लग्नेश और कार्येश पर चंद्रमा की दृष्टि हो, और इसमें एक जगह दिया भी था जो आप कह रही हैं कि अगर भाव पे दृष्टि पड़ जाए, देख बताता हूँ। देखिए वैसे इसमें भाव को हम नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एक यहाँ विशेष तौर पर लिखा हुआ है कि इन योगों में विशेष बात यह है कि योग कारक ग्रहों पर, केवल योग कारक ग्रह लिखे, योग कारक ग्रह मतलब लग्नेश और कार्येश, वही तो योग बना रहे हैं। तो योग कारक ग्रहों पर लिखा है चंद्रमा की दृष्टि अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो हम भाव को नहीं देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जो सिद्धांत तय सही दिया है, शास्त्रों में दिया है, उसको ही लेके चलना चाहिए। हमें कोई बात अपने मन से या उसको लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूत्र दिए हैं और ये सूत्र कोई किसी के बनाए हुए सूत्र नहीं है, ये हमारे पूरे, क्योंकि यहाँ ऊपर जो सूत्र दिए हैं संस्कृत में, उन्हीं का यहाँ पर भावार्थ किया गया है। तो उस सूत्रों के अनुसार के लिए लिखा है कि जो योग कारक ग्रह हैं उन पर दृष्टि होना चाहिए, तो इसके लिए हम भाव का संबंध नहीं लेंगे। युति संबंध हो सकता है, केवल जैसा भी बात हुई थी, चंद्रमा अगर वहां युति बना ले तो हम मान सकते हैं, लेकिन दृष्टि में केवल दृष्टि वहीं पर आएगी जो योग कारक ग्रह हैं उन पर। बोल सकते हैं गुरुदेव कि जैसे माने लग्नेश और कार्येश दोनों एक ही भाव में बैठे हो, जी जी, और चंद्रमा जो है वो दूसरे के उसमें भाव में बैठा हो। जैसे मान लीजिए कि कन्या लग्न की कुंडली है, हाँ हाँ, उसमें भाग्येश जो है शुक्र है और
बुध और शुक्र दोनों लग्न में बैठे हुए हैं। कन्या और लग्न कुंड में भाग्य। जी, हाँ और जो चंद्रमा है वो भाग्य स्थान 9वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन हाँ। दृष्टि नहीं है, लेकिन उस भाव में बैठा हुआ है शुक्र के ही, तो इसमें कुछ हो सकता बनेगा। नहीं नहीं, हाँ दृष्टि दृष्टि गुरुजी, पर आप उच्च का हो जाएगा ना गुरुजी, उच्च का हो जाएगा चंद्रमा। आपने बताया था ना कि उच्च का हो, स्वराशि का हो तो भी अच्छा है। लेकिन दृष्टि में लिखा हुआ उसमें कि दृष्टि देते समय अगर वो उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो शुभता और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कार्य अच्छा, के भाव में ओके बैठा हुआ है। लेकिन बैठा है, बैठने से संबंधित नहीं है, अच्छा अच्छा। बैठने से संबंध नहीं बनेगा, ओके। केवल दृष्टि संबंध से ही बनेगा। चंद्रमा की दृष्टि बताई गई है कि चंद्रमा की दृष्टि पड़ना चाहिए उन योग कारक ग्रहों पर बस, ठीक है। जी सर। देखिए इसके आगे है कि यदि लग्नेश या कार्येश की शुभ ग्रह के साथ युति हो तो शुभ फल, और पाप ग्रह के साथ युति हो तो पाप फल की कल्पना कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार लग्नेश या कार्येश पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर शुभ फल तथा पाप ग्रह की दृष्टि होने पर पाप फल का विचार भी फलादेश से पूर्व विधानों को स्वयं कर लेना चाहिए। कारण यह है कि शुभ एवं पाप ग्रहों की दृष्टि या युति का फल सुप्रसिद्ध सामान्यतः सभी को ज्ञात होते हैं के कारण ग्रंथकार ने स्वयं विवेचित नहीं किया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो शुभ फल, और अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो खराब फल का विचार होना चाहिए। इसी प्रकार से केवल परस्पर दृष्टि से अर्धयोग कहना चाहिए। चंद्रमा की दृष्टि के बिना शुभ फल केवल 1/4 ही कहें। क्लियर यहाँ कहा गया है कि परस्पर दृष्टि मात्रेण अर्धयोगम विनिर्देशेत, चंद्र दृष्टि बिना क्षेयम शुभम पाद फलम बुद्ध है। मतलब केवल चंद्रमा की दृष्टि से ही पूर्ण फल होता है। अगर किसी अन्य की दृष्टि है तो आप इसको 1/4 ही कह सकते हैं फल को, कि 25% ही इसमें योग हो सकता है या शुभता होगी। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लग्नेश और कार्येश में स्थान या युति संबंध होने पर राजयोग होता है। यदि इन दोनों में उपसंबंध न होकर दृष्टि संबंध हो तो अर्धयोग मानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि लग्नेश कार्येश की परस्पर दृष्टि मात्र होने से योग आधा बनता है तथा इसका फल भी राजयोग की तुलना में आधा ही कहना चाहिए। इसके दृष्टि संबंध होने पर कार्य सिद्धि अवश्य होती है, किंतु अंतर इतना है कि राजयोग होने पर कार्य की सिद्धि सम्मान पूर्वक और अल्प प्रयास से होती है, और जबकि दृष्टि संबंध होने पर कार्य देरी से होता है और थोड़े प्रयासों, ज्यादा प्रयासों से इसकी सिद्धि होती है। यदि लग्नेश और कार्येश राजयोगत कृति से परस्पर संबंध रखते हो किंतु इन पर चंद्रमा की दृष्टि न हो तो राजयोग का शुभ फल मात्र 25% मानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कुंडली में चंद्रमा सिद्धि का बीज है। वह व्यक्ति के मनोयोग और मनोबल का परिचायक है। अतः जब योग कारक ग्रहों पर चंद्रमा की दृष्टि होती है तो व्यक्ति पूर्ण मनोयोग के साथ सुनिश्चित रीति से प्रयास करता हुआ सरलता से कार्य सिद्धि कर लेता है, किंतु चंद्रमा की दृष्टि न होने पर उसका मनोयोग और मनोबल उतना नहीं रहता। फलतः उसे विरोध और विलंब आदि का सामना करना पड़ता है और कार्य का परिणाम भी आंशिक रूप से उसे मिलता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कुंडली दी है यहाँ पर, और किसी ने मकान के प्रश्न संबंधित एक सर आवाज आवाज आ रही है? हेलो, अभी चली गई थी सर। अब आ गई? हाँ, तभी तो मैंने देखा था, मुझे ऐसा लगा जी जैसे सर। नेट जो है डाउन हुआ, ऐसा लगा था। तो देखिए, तो यहाँ पर लग्नेश बृहस्पति जो कि लग्न में है, कार्येश सर आवाज गई।
चलिए कि उससे भूमि एवं मकान निर्माण में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु उसके बावजूद ही प्रयास करने पर मकान का कार्य पूर्ण होगा। हेलो सर, आवाज चली गई थी, आप एग्जाम्पल जब एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ हाँ, मुझे पता पड़ा, बीच में कटा था। देखिए, इसमें जो कुंडली दिख रही है ना सामने आपको, जी। तो इस कुंडली में मकान से संबंधित प्रश्न किया गया है। तो अभी ये कुंडली पीछे भी हमने देखी थी, जिसमें बताया गया था कि लग्नेश लग्न में बैठा है बृहस्पति, और कार्येश यहाँ पर कार्यभाव में बैठा है बुध। लेकिन चंद्रमा की, अब देखिए यहाँ कुंडली ये सही हो गई, इसमें चंद्रमा की दृष्टि बता रहा है, वो दोनों कुंडलियां गलत हो गई है। देखिए, जो अभी पिछले हम दिखा रहे थे ना, जिसमें आपने बताया था कि चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है जी। हाँ, वो कुंडली, ये कुंडली वहां जानी चाहिए और वहां कुंडली आना चाहिए। प्रिंट मिस्टेक हो गया उसमें सर। हाँ, ये प्रिंट मिस्टेक है। देखिए, ये कुंडली वहां जाएगी तो वहां पर ये कुंडली यहाँ जाएगी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये वाली, ये यहाँ पर आ जाएगी, वो वाली जिसमें चंद्रमा यहाँ पर है, और जिसकी वो बात कर रहा है कि चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, ये कुंडली यहाँ आएगी, यहाँ पर। ये थोड़ी सी गलती है। तो इसमें चंद्रमा आप मान के चलिए यहाँ पर है वृश्चिक राशि में। तो उसका कहना यह है कि योग तो बन रहा है कि लग्नेश लग्न में बैठा है, कार्य चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, कि आपके भूमि और मकान के योग तो हैं, किंतु इसमें कठिनाइयां बहुत आएंगी, और बावजूद मकान निर्माण में आपके मकान का कार्य पूर्ण होगा। अब पूर्ण क्यों होगा? क्योंकि योग बन रहा है। कठिनाइयां क्यों आएंगी? क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि नहीं है। तो इतना अंतर है बस। अगर योग बन रहा हो, चंद्रमा की दृष्टि नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कार्य होगा, लेकिन कार्य में कठिनाइयां बाधाएं बहुत आएंगी और समय लगेगा। और अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो कार्य होगा ही होगा, जल्दी भी होगा और निर्विघ्न होगा। इसी प्रकार लग्नेश और कार्येश में परस्पर शत्रुता होने पर यदि चंद्रमा से युक्त हो तो आधा फल कहा गया है। अर्थात कि मान लीजिए लग्नेश कार्येश परस्पर जो है शत्रु है और चंद्रमा से कहीं ना कहीं युक्त है, तो उसमें आधा फल कह सकते हैं कि यहाँ काम हो सकता है, लेकिन इसमें बाधाएं आएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि राजयोग के कारक ग्रह लग्नेश कार्येश परस्पर नैसर्गिक दृष्टि से शत्रु हो। मान लीजिए राजयोग कारक सूर्य और शनि है ना, एक लग्नेश है और एक कार्येश है, किंतु यदि वे चंद्रमा से युक्त हो तो राजयोग की तुलना में आधा फल देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाराशर की जो कारक तत्व की कल्पना है, उससे इसकी समानता रखती मिल रही है, क्योंकि पाराशर के नीचे राशिगत, शत्रु राशिगत आदि दोषों से युक्त केंद्र त्रिकोण के स्वामियों संबंध मात्र होने से राजयोग कारक माना गया है। तो उस तरह का ही यहाँ पर सिद्धांत का उपयोग किया गया है। और आधा फल मानने का जो सिद्धांत बताया गया है, उसका मतलब ये होगा कि लग्नेश कार्येश कुछ निर्बल हैं और उन पर चंद्रमा की दृष्टि न होकर उन पर चंद्रमा के साथ योग मात्र है, अतः योग कार्य ग्रहों के निर्बल तथा योग पूरा न बनने के कारण फल हमको आधा ही मानना चाहिए। अस्तु। तो एक तो जो अभी कुछ समय पहले जब आपने आरती जी ने पूछा था, तो वो बात में क्लियर हो गई कि अगर चंद्रमा युक्त है तो भी वही फल होगा, लेकिन यहाँ पर लग्नेश और कार्येश शत्रु नहीं होना चाहिए। लग्नेश कार्येश मित्र हो, चंद्रमा अगर दृष्टि दे या युक्त हो तो पूरा फल मिलेगा, लेकिन अगर वो शत्रु है और चंद्रमा भले ही युक्त है तो हम कह सकते हैं कि आधा फल मानना चाहिए, 50%। क्योंकि यहाँ पर मत यह है कि जो दो नैसर्गिक शत्रु ग्रहों के संबंध से बनने वाले योग के प्रभाववश व्यक्ति को अनेक प्रकार की रुकावटों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, और इन ग्रहों से चंद्रमा के योग के कारण उसके मन में अस्थिरता रहेगी, और ऐसी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने पर उसे परिणाम में सफलता मिलेगी।
मान लीजिए कुंडली यहाँ पर दी है सामने आपको उदाहरण के लिए। इस कुंडली में लग्नेश बुध और कारेश दशमेश गुरु दोनों कार्य स्थान में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। देखिए यहाँ पर लग्नेश बुध और कारेश बृहस्पति दशमेश चंद्रमा के साथ, ये दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं। अतः नवीन व्यवसाय शुरू करने में अनेक रुकावटें आएंगी, दैनिक कार्यों में झगड़े रहेंगे, किंतु इसके बावजूद भी लाभ होगा। तो हम कहते हैं ना कि भले ही लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ कर रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट तो आएगा ही। तो ऐसे प्रश्न में हम कह सकते हैं कि भाई काम तो बनेगा आपका, लेकिन बीच में रुकावटें आएंगी, आपस में झगड़े भी होंगे, अगर ऐसी स्थिति बने तो। हेलो, बीच में जी आवाज सर। कट गई थी शायद। कट हाँ गई थी जी, ना? हाँ जी। जी जी जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी हमने जो 4 योगों के बारे में पढ़ा है कि जिसमें लग्नेश लग्न में कारेश, लग्नेश लग्न में कारेश कारवाव में, लग्नेश कारवाव में कारेश लग्न में, दोनों लग्न में दोनों कार में, बस केवल इंटरचेंज कर दीजिए तो इस तरह के योग को हम समझ सकते हैं कि ये 4 योग हो गए हमारे। और इन 4 योग में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। युति या दृष्टि अगर पड़ेगी तो ये योग में शुभता बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, अच्छे से समझ आया। यश क्लियर है? यस सर। लाभा लाभाधि द्वारम, मतलब लाभ से संबंधित ये सूत्र है। इसमें ये दिया है कि लग्नेश लग्न को कार्येश कारभाव को देखता हो, और जब चंद्रमा कार्य स्थान पर आता है तब कार्य की सिद्धि होती है। मुझे बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी। क्या दे रहे हैं? बोर्ड सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। हेलो हेलो जी हेलो। सर। सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। बोर्ड दिख रहा है? हेलो, गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बस। सर आपकी आवाज आ रही है पर वो नहीं दिख रहा। बोर्ड बोर्ड नहीं दिख रहा? एक मिनट रुकिए। हम्म।
हेलो, हाँ आवाज आ रही है? दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है? हेलो, सर नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, नहीं दिख रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हुई? अरे नहीं दिख रहा सर। एक मिनट रुकिए, दोबारा कर रहा हूँ। पता नहीं नेट की दिक्कत है क्या दिक्कत है, एक मिनट रुकिए। जी जी दिख रहा है। अब आ गई? जी सर। अगला हमारा टॉपिक है लाभाधि द्वारम। तो अभी हमने श्लोक 60 में पढ़ा था कि लग्नेश लग्न को कार्येश कार्यस्थान को देखे और इसमें चंद्रमा का संबंध हो तो कार्य सिद्धि होती है। यदि लग्नेश लग्न को और कार्येश कार्यस्थान को देखे किंतु चंद्रमा का इनके साथ उस समय संबंध न हो तो ऐसी स्थिति में गोचरीय 4 के क्रम में जब चंद्रमा कार्यस्थान पर आता है तब कार्येश के साथ दृष्टि संबंध या स्थान संबंध हो जाता है और तब कार्य सिद्धि का पूर्ण योग बनने के कारण कार्य सिद्धि हो जाएगी। इसका उपयोग यह है कि इस रीति से कार्य सिद्धि की अवधि का निश्चय कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी ने आपसे आज प्रश्न पूछा है ना, और आज जो है वो वाला योग लग रहा है कि लग्नेश कार्येश में है, कार्येश लग्न में है, लेकिन चंद्रमा जो है मान लीजिए जैसे अभी पिछली कुंडली थी मीन लग्न वाली जिसमें मकान के संबंधित प्रश्न पूछा गया था और चंद्रमा उस समय वृश्चिक राशि में बैठा है, तो वहां पर चतुर्थ स्थान में बुध बैठा था, तो योग तो बन रहा था, लेकिन हमने कहा था कि यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसलिए यह योग नहीं बन पा रहा चंद्रमा की दृष्टि की वजह से। चूंकि चंद्रमा तेज चलता है तो हम कह सकते हैं जो व्यक्ति आया है उस समय हम चंद्रमा की डिग्री देखकर पता पड़ा हमको कि हो सकता है चंद्रमा कुछ घंटों बाद ही दशम भाव में आ रहा हो या एक दिन बाद ही आ रहा हो, तो जब वो जैसे ही गोचर में वहां दशम भाव में आ जाएगा तो वहां पर उसका संबंध उससे बन जाएगा, मतलब दृष्टि संबंध बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपका कार्य जो है जो अभी पूर्णतः नहीं बनने की संभावना है वो आगे एक दिन बाद या इस समय हम देख के बता सकते हैं जब चंद्रमा की गोचर स्थिति देखकर कि कब बनने की पूरी संभावना है। क्योंकि चंद्रमा जो है जैसे 2.5 दिन में एक राशि और लगभग 27 दिन में राशि चक्र का एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो इस योग में अधिकतम कार्य की सिद्धि 27 दिन तक हो सकती है। तो इसलिए तत्कालिक प्रश्नों में इस रीति का उपयोग करना चाहिए। अगर हम चंद्रमा का संचार देख लें और गणना कर अवधि का निश्चय किया है तो यह संख्या अवधि अधिक सूक्ष्म रहेगी। जैसे एक उदाहरण दिया है कि किसी ने पदोन्नति से संबंधित प्रश्न पूछा, इसमें लग्नेश बृहस्पति की लग्न पर और भाग्य सूर्य की भाग्य पर दृष्टि है, कर्मेश बुध भी अपने स्थान को देख रहा है, किंतु चंद्रमा 7वें स्थान में जो कि मिथुन राशि में स्थित है। इस ग्रह स्थिति में किसी ने प्रश्न किया कि मेरी पदोन्नति का मामला विचाराधीन है, इसका निर्णय जो है कब तक आएगा। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा 6 दिन बाद सिंह राशि में उसका संचार देखकर उसे उत्तर दिया गया कि आपकी पदोन्नति तो अवश्य होगी और इसका निर्णय आपको 6 दिन बाद मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ 6 दिन बाद जो है जैसे ही चंद्रमा का संचार वहां पर सिंह राशि में हुआ तो उसके आधार पर फिर जो योग था वो योग पूरा बन गया और बताया गया कि आपको 6 दिन बाद इसके अनुसार इसका फल मिल जाएगा।
क्योंकि लग्नेश लेने वाला और लाभेश देने वाला होता है। लग्नेश का लाभेश के साथ योग जो है लाभकारक होता है, परंतु यह तभी लाभकारक होता है जब चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान पर हो। तो ये योग जो पढ़ रहे हैं हम, जिसमें लाभ वाला योग पढ़ रहे हैं कि अगर लग्नेश और लाभेश में योग बन रहा है और लाभ स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो यह योग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि के बिना सारे फल निष्फल होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित रूप से स्पष्ट है। तो आज हमने प्रश्न कुंडली के जो दो महत्वपूर्ण योग थे, एक तो पहले जो 4 राजयोग थे उनको पढ़ा, और इसके बाद इसका जो लाभ वाला कि अगर लग्नेश और लाभेश का कोई संबंध बन रहा है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो किस तरह का योग बनेगा, और उस तरह के प्रश्न पाएंगे। क्लास में जो भी टॉपिक है क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अब हम इसी तरह से एक एक लोगों को लेते हुए और उदाहरण के साथ, क्योंकि केवल हम यहाँ पर केवल योगों को पढ़ नहीं रहे हैं, हेलो, और नेट भी गड़बड़ कर रहा है शायद, बार बार आवाज जा रही है मेरी। तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अभी आज के 2 टॉपिक में? नहीं सर, क्यों कोई मुकेश डाउट जी? नहीं। मुकेश जी, वो शायद म्यूट है अभी। ये चलिए आज नोट्स की अगर क्लास, उसमें डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार और हाँ मैं उसको पढ़ लेंगे ये पूरा, वाले, हाँ मैं अभी ये क्योंकि पूरी आप फाइल कई डाल दूँ। किताबों से पढ़ाते हैं तो वो हर एक जगह मिल नहीं पाता है। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए देखिए किताब को तो मैं अभी आपके पास जो भी किताब है या कोर्स में चल रही है एक से पढ़ा दूंगा तो वो पढ़ाने में मज़ा नहीं रहता। जी जब जी, तक हम इसलिए आप 3-4 कई किताबों किताबों का से मिक्स, पढ़ाते हैं, अच्छा रहता हाँ, है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ किसी में अच्छी दी रहती है कोई, अब जो ये किताब है इस किताब में एक एक योग के रूप में समझाया गया है और किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। इसमें एक एक योग बताए हैं और बाकायदा उदाहरण कुंडली बनाकर समझाए गए हैं, तो समझने बड़ा आसान लगता है। जी जी, हर किताब का इससे अपना महत्व है, किसी किताब में कुछ अच्छा दिया है, किसी में कुछ अच्छा दिया है। सर वो टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा इसको। हाँ अभी अभी जस्ट अभी डाल देता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। सर क्या कह रहे हैं यश? डाल दीजिए, हैं? मेडिकल वाली जो पीडीएफ है ना सर, जिससे आपने सर हाँ, मेडिकल मेडिकल का पिछला वाला जो था ना, उसमें मैंने बताया उसमें आधा चैप्टर एक्चुअली का पीडीएफ कट नहीं पा रही है। मैं जिससे मैंने उसको फोटो खींचा था वो किताब अभी मेरे पास नहीं है, तो पीडीएफ उसमें कट नहीं हो पा रही, तो जितना बचा है ना मैं एक दिन कल आके और फिर मैं पूरा डाल दूंगा उसमें। ठीक है सर, या रिकॉर्डिंग मिल जी जाएगी सर। रिकॉर्डिंग भी तो मैंने शायद भेजी नहीं था, नहीं आई है क्या? नहीं सर एक्चुअली स्क्रीनशॉट्स तो लिए पर क्लियर नहीं है वो नहीं स्क्रीनशॉट्स। मैं पूरा डाल दूँ, पूरा डाल दूंगा, आप चिंता मत करो, पूरा दे दूंगा। सर मेडिकल के लिए कोई स्पेसिफिक बुक ले या फिर आपके नोट्स ही इनफ रहेंगे? सर नहीं वही पढ़ ले तो ठीक है ना? नहीं बुक तो देखिए, बुक तो बुक लेना जरूरी है। सर जी, गुरुजी ने शेयर की थी वो प्रिंट आउट निकालवा ली है। एक चिकित्सा ज्योतिष करके है, थोड़ी पतली सी बुक, वो भी है। इसके अलावा और बुक्स की जरूरत है कोई? नहीं, जो शेयर की थी ऑनलाइन, इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है क्या? हाँ जी वो निकलवा लिया गुरुजी। वो आप हाँ, वो वो तो सिमिलर बहुत लगती है काफी। हाँ बहुत अच्छी वो किताब है, बहुत अच्छी है, हाँ जी, वो बहुत डिटेल काफी में लिखा है। एक्सप्लेन। ठीक है काफी गुरुजी, एक्सप्लेन है, वही काफी है, फिर आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। बाकी मैं जो डिफरेंट मेरे पास 3-4 बुक हैं उनसे मैं कराई रहा हूँ, नोट्स बताई रहा हूँ आपको, ठीक है? जी सर। चलिए सर्वेवन्तु करते हैं आज की क्लास को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की सभी को। जय गणपति। जय गणपति जी। जय गणपति। जय गणपति।